नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की बात में, भोर की बात में। अगले आधे घंटे तक, सुबह के 8:30 बजे हैं, अगले 20-25 मिनट तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। दोस्तों, ठंड बहुत पड़ रही है, अपना ख्याल रखिएगा। आज भी यहाँ पर धूप नहीं निकली है लखनऊ में। कल तो दिन भर धूप नहीं निकली थी, आज भी नहीं निकली है और लगता है कि अभी 1-2 दिन तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय है और इसकी वजह से जो है ये स्थिति पैदा हुई है, तो ठंड से बच के रहने का काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका एक छोटी सी खबर से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट हुआ, भारत की केपटाउन में ऐतिहासिक जीत हो गई। 107 ओवर का यानी कुल 642 गेंदों का ये टेस्ट मैच हुआ और इसके पहले 1932 में मेलबोर्न में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच में ही ये एक हुआ था। उसमें 656 गेंदें फेंकी गई थी, यानी 42 और 8 और 6 14, मतलब 2 ओवर ज़्यादा फेंके गए थे, 2.2 ओवर और 2 गेंद। तो उसमें ऑस्ट्रेलिया जीती थी, इसमें इंडिया जीत गई। और इनकी साउथ अफ्रीका के बैट्समैन एडन मार्क्रम ने सेंचुरी भी जड़ी, लेकिन पूरी टीम 176 रन पर ऑल आउट हो गई। 80 रन बनाने थे इंडिया को जीत के लिए, जो उसने 3 विकेट खोकर बना लिए और 7 विकेट से ये मैच जीत लिया और सीरीज 1-1 से ड्रा हो गई। धोनी के बाद रोहित शर्मा दूसरे कप्तान हैं जिन्होंने ये सीरीज़ जो है ड्रा कराई है। साउथ अफ्रीका का रिकॉर्ड है कि भारत ने वहाँ पर कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। 642 गेंद में पूरा मैच ख़त्म हो गया और इसके पहले ये रिकॉर्ड जो है 92 साल पहले मेलबोर्न में बना था, जब 656 गेंदों में गेंद ख़त्म हुआ था। 6 विकेट चटकाए बुमराह ने और डीन एल्गर जो है मैन ऑफ द प्लेयर ऑफ द सीरीज हुए। और केप टाउन में टेस्ट जीतने वाला भारत पहला एशियाई देश हो गया है। तो चलिए, अच्छी बात है, बधाई रोहित शर्मा और उनकी टीम को। इस पारी में सबसे ज़्यादा यशस्वी जायसवाल ने 28 रन बनाए, मैं आपको बता देता हूं। तो अब बात आगे करते हैं, थोड़े पॉलिटिकल पे आ जाते हैं। बहुत सारी खबरें हैं। एक खबर और है कि बसों में 22 जनवरी तक राम भजन गूंजेंगे। उत्तर प्रदेश के रोडवेज बसों में परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। तो चलिए आते हैं मुद्दे पर। और पहली खबर जो हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं वो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आपको पता है कि 14 जनवरी से राहुल गांधी मणिपुर के इम्फाल से यात्रा शुरू करने वाले हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने किया था कन्याकुमारी से श्रीनगर तक। वो करीब 4000 किलोमीटर की थी। ये 6200 किलोमीटर की पहले बताई गई थी, और लेकिन अब ये इसका नाम भी बदल दिया गया है और इसके किलोमीटर भी बढ़ गए हैं। पहले ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा थी, पहले भारत न्याय यात्रा थी, लेकिन इसमें जोड़ो शब्द फिर से जोड़ दिया गया है और अब इसे कर दिया गया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। 14 जनवरी को शुरू होगी ये इम्फाल से और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए 15 राज्यों से गुजरेगी। और अब ये 6200 किलोमीटर के बजाय 6700 किलोमीटर की यात्रा होगी। 66 दिन की यात्रा होगी ये। और इसमें तकरीबन जो है आपके 100 लोकसभा क्षेत्र शामिल होंगे और 300 से ज़्यादा जो है विधानसभा की सीटें शामिल होंगी। तो और ये यात्रा ऐसा भी है कि इसमें राहुल गांधी थोड़ा पैदल भी चलेंगे और बस से भी चलेंगे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी नाव से भी चलेंगे, नदी वदी आई तो इसमें एक खास बात और है कि इसमें जो है जो इनके सहयोगी दल है या इंडिया गठबंधन में शामिल जो दूसरे दल हैं, उनको भी कहा गया है कि आप भी इसमें शामिल होइए। और ख़ास बात यह है कि उत्तर प्रदेश में ये आएगी मार्च में और वाराणसी में आएगी। वाराणसी से पूरा राहुल गांधी के क्षेत्र अमेठी और सोनिया गांधी के क्षेत्र रायबरेली, लखनऊ, लखीमपुर, बरेली होते हुए जो है आगरा जाएगी। आगरा से फिर ये एमपी में प्रवेश करेगी। तो कुल 11 दिनों तक ये उत्तर प्रदेश में भी रहेगी। तो उस वक्त माहौल, जब फरवरी के तीसरे हफ्ते में ये आएगी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में, तो उस वक्त जो है ठीक ठाक इसका हिसाब किताब रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में वाराणसी से इंटर करेंगे। तो आपको पता ही है कि वाराणसी जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का वो जो है संसदीय क्षेत्र है और 20 जिलों में ये यात्रा यूपी में रहेगी। 1000 से ज़्यादा किलोमीटर तक ये सफ़र करेंगे उत्तर प्रदेश में। 11 दिन लगेंगे। तो एक तरह से यूपी पे फोकस किया है इन्होंने और देखना है कि इसका कितना फ़ायदा इनको मिलता है। तो कौन कौन से ज़िले हैं ये हम पहले बता दें, फिर आपको बता देते हैं कि पूरी यात्रा में मेन पड़ाव कौन से आएंगे।
तो पहली बात जो है बनारस, बनारस के बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद, अमेठी, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर, लखीमपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, अलीगढ़ और आगरा होते हुए ये एमपी में दाखिल होगी। यात्रा मार्च के पहले सप्ताह तक उत्तर प्रदेश में रहेगी। और आपको बता दें कि 2009 में जब कांग्रेस आखिरी बार चुनाव लड़ी थी इन इलाकों में जहाँ जहाँ से ये गुजर रही है, तो उन्हीं पे फोकस किया गया है। और उस वक्त कांग्रेस ने 21 सीटें जीती थी, तो इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस ने ये रूट जो तय किया है उत्तर प्रदेश में, वो उन्हीं 2009 की जीत के लिहाज से जो है तय किया गया है। और एक बार फिर से लोगों को याद दिलाया जाएगा कि भाई देखिए, हम आपके यहाँ जीते थे और अब हम फिर एक बार आपके सामने खड़े हैं, पूरी मजबूती से खड़े हैं और हमें जो है इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। तो माहौल बनाना चाहती है कि ये ज़िले इनकी उम्मीद जो है वो बरकरार रखेंगे, उम्मीद का दरवाज़ा खोल देंगे, ये एक खबर है। तो ये जानकारी जो है अंशु अवस्थी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं यहाँ उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, उन्होंने दी है। तो ऑल द बेस्ट राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी की यात्रा जो है अब शुरू होने जा रही है, तो देखना है कि इस यात्रा से कितना फ़ायदा उठा पाने में कांग्रेस सफल होती है। क्योंकि पिछली यात्रा की अगर बात की जाए तो पिछली यात्रा काफ़ी इनकी सफल यात्रा थी और माना जाता है कि उस भारत जोड़ो यात्रा से 4000 किलोमीटर की जो यात्रा राहुल गांधी ने पूरी पैदल तय की थी, तब पिछली यात्रा जो थी वो पूरी पैदल थी, तो उससे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, इनकी इमेज बदलने में कामयाबी मिली थी। और पॉलिटिकली मतलब राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो इनको कर्नाटक और तेलंगाना में फ़ायदा हुआ। हालांकि माना जा रहा था कि एमपी और राजस्थान में भी होगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। और इसी के साथ जो है आपको बता दूं कि कांग्रेस की जो मंथन चल रही थी सीट शेयरिंग को लेके, और उनके जो सहयोगी दल हैं या इंडिया गठबंधन में जो लोग शामिल हैं, उनका ये कहना था कि भाई साहब देखिए, खाली बैठक कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं और क्या करेंगे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ये माना जा रहा है कि कांग्रेस भी जो है करीब करीब सीट शेयरिंग के लिहाज से जो है पिक्चर क्लियर कर चुकी है। तो और उसके बाद खरगे ने इस मीटिंग के बाद जो पार्टी नेता हैं उनको कहा भी कि आप चुनाव की तैयारी में जुड़ जाइए। तो जो सीट शेयरिंग की बात उभर कर सामने आ रही है, तो सबसे पहले आपको पंजाब का बता देता हूं। पंजाब यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच एक बड़ी खबर आई है कि सहमति हो गई है सीट शेयरिंग को लेके। तो अगर ये सहमति हो गई है तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी, क्योंकि सबसे बड़ा हिंड्रेंस जो है माना जा रहा था कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच होगी, जो कि दिल्ली और पंजाब में होगी। तो जो सूचना आई है उसके हिसाब से कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई भी गठजोड़ नहीं होगा, या पंजाब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग नहीं होगी। वहाँ पर जो प्रदेश इकाई है कांग्रेस की, उसने इसका ज़बरदस्त विरोध किया है और खरगे साहब तक अपनी बात पहुँचाई। खरगे साहब ने आला कमान तक पहुँचाई और आला कमान से डिस्कशन के बाद ये फैसला लिया गया है कि पंजाब में कोई समझौता सीट शेयरिंग नहीं होगी। तो पंजाब में अब त्रिकोणीय या चौकोणीय लड़ाई होगी। कांग्रेस भी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ेगी और अकाली दल भी लड़ेंगे। सूचना ये भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अकालियों को अपने साथ लेने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कॉन्क्रीट हिसाब किताब या कोई पिक्चर जो है उभर कर सामने नहीं आई है। तो पंजाब का मुकाबला जो है अब 4 उसमें होगा पार्टियों में, और उसमें एक पार्टी और भी है, वो है बीएसपी। बीएसपी का भी थोड़ा बहुत वोट है वहाँ पे। तो एक तरह से पंजाब का मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। 1 by 1 नहीं होगा, 1 to 1 लड़ाई पंजाब में नहीं होगी। लेकिन दूसरी बड़ी बात जो है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को लेकर ये है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग की बात हो गई है। माना ये जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस जो है वो 3 सीटों पर अपना दावा ठोकेगी। यानी 4 और 3 7 सीटें हैं टोटल दिल्ली के में, और दिल्ली में ये सभी सीटें इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। तो ये 7 सीटों पर ये दावा होगी और अब मुकाबला दिल्ली में भी काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि आम आदमी पार्टी अगर विधानसभा वार सीटों के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी पकड़ है उसकी वोटरों पर दिल्ली के। आपको पता ही है कि 63 सीटें संभवतः विधानसभा में आम आदमी पार्टी की हैं।
तो ये एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली में। अगर ये आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी और कांग्रेस के बीच समझौता हो गया और दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से दिल्ली का जो चुनावी समीकरण है, चुनावी गणित है, चुनावी परिदृश्य है, वो काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली से बढ़ के बिहार की तरफ। बिहार के बारे में और यूपी के बारे में मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में। आपने उस वीडियो को काफ़ी पसंद भी किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। तो उसमें मैंने बताया था कि बिहार में 6 या 7 सीटों पर कांग्रेस अपना दावा ठोक सकती है या कांग्रेस को सीटें मिल सकती हैं चुनाव लड़ने के लिए। हालांकि 40 सीटों के जो 40 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें पिछली चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो 2019 के हिसाब से तो सिर्फ उनके पास 1 सीट थी। लेकिन वहाँ पर सुनने में ये आ रहा है कि कांग्रेस 8 सीटों पर लड़ने को तैयार हो गई है और आरजेडी और जेडीयू से, यानी जो उसके सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, उनसे 8 सीटें कह रही है कि हमको दे दीजिए। तो अगर 8 सीटें नहीं भी मिलेंगी तो हमारा जो आकलन था, हमारे चैनल का आकलन कि 7 सीटें पर वो चुनाव लड़ सकती है। तो इस तरह से बिहार का भी परिदृश्य जो है वो साफ साफ हो गया है। बिहार में चुनावी परिदृश्य जो है वो क्लियर हो गया है। हालांकि बहुत सारी बातें नीतीश कुमार को लेकर कही जा रही हैं, लेकिन उनको फिलहाल साइड लाइन रखते हैं, उनको उससे इतर बात करते हैं, सीट शेयरिंग की बात करते हैं, जिसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही थी कि इंडिया गठबंधन जो है अभी तक शुरू नहीं कर पाया है और कांग्रेस को 14 तारीख के पहले जो है सीट शेयरिंग की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि 31 दिसंबर तक जो है सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझा लिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब जो खबर छन के आ रही है, तो ये खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप इसको देखिएगा, समझिएगा। तो बिहार में 8 सीटें पर चुनाव लड़ने की बात कांग्रेस कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि 7 सीटों पर मामला सुलझ जाएगा, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो 7 सीटें पर वो लड़ेगी और मुझे लगता है कि 15 या 16 सीटों पर, 15 सीटों पर भी अगर मान लीजिए तो 30 सीटें हो गई आरजेडी और जेडीयू की। 7 सीटों पर कांग्रेस 37 और 3 सीटें जो बचेगी वो माले, भाकपा और माकपा के बीच में बटेंगी। तो इस तरह से 40 सीटों पर जो इंडिया गठबंधन है बिहार में वो चुनाव लड़ने जा रहा है। अब ये पिक्चर ऑलमोस्ट क्लियर हो गई है। हालांकि इसकी कोई ऑफिशियल पुष्टि अभी नहीं की गई है किसी इंडिया गठबंधन के नेता के द्वारा या आरजेडी के द्वारा या जेडीयू के द्वारा, इस तरह की बातें नहीं कही गई हैं। लेकिन जो खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से बिहार में सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ गया है और ये एक बड़ी उपलब्धि है। और आते हैं उत्तर प्रदेश पे, तो उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी जिच फंसेगी। उत्तर प्रदेश में मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 65 सीटों से कम पे चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। यानी उनकी जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो अगर सीट शेयरिंग करना चाहती है या करेगी या करने को तैयार है तो वो सिर्फ 15 सीटों के लिए है। 80 सीटें हैं लोकसभा की, यहाँ भी कांग्रेस की सिर्फ 1 सीट है, आपको पता ही है, वो भी सोनिया गांधी की यहाँ रायबरेली से। तो अब ये हो सकता है कि बिहार में अगर 40 सीटें हैं और वहाँ पर सिर्फ 1 सीट कांग्रेस की थी लोकसभा की, और वहाँ पर अगर वो 6 सीट या 7 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है, 7 सीटों पर, तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं लोकसभा की, यहाँ भी उनकी सिर्फ 1 सीट है। तो यहाँ पर 7 दूनी 14 मैक्सिमम, तो 14 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात हो सकती है कांग्रेस की। और मैंने अपने वीडियो में आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव अगर सीट शेयरिंग करते हैं कांग्रेस के साथ, तो उसमें वो उसको 10 से 12 सीटों से ज़्यादा नहीं दे सकते या देने की स्थिति में नहीं हैं या देना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर जो गणित फिट हुआ है बिहार में, अगर वही गणित यहाँ पर अप्लाई होती है उत्तर प्रदेश में, तो इस हिसाब से कांग्रेस को 14 सीटें मिल सकती हैं। बाकी 3-4 सीटें आरएलडी, 1 सीट संभवतः भीम पार्टी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की है वो है। तो उस स्थिति में कुल ये सीटों का आंकड़ा बैठता है 19 से 20 तक का उत्तर प्रदेश में। तो 20 का मतलब होता है कि फिर जो समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है या 65 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, उसे अब 60 सीटों तक या 61 सीटों तक समझौता करना पड़ेगा या 62 सीटों पर। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस ने दावा किया है 25 सीटों का। खासकर ये 21 सीटें जहाँ पर इनकी न्याय यात्रा गुजरेगी। आपको पता ही है कि न्याय यात्रा मैंने अभी आपको बताया कि 21 जिलों ऐसे जिलों से जा रही है जिसमें 21 सीटें 2009 में कांग्रेस ने जीते थी। तो उन 21 सीटों पर जो है वो अपना दावा ठोक रही है, 4 सीट एक्स्ट्रा है वो। तो 25 सीटों की बात हो रही है कि कांग्रेस 25 सीटों कह रही है कि हमको साहब इसमें दे दीजिए आप हमें। ये 20 ज़िले हैं और 20 ज़िलों में 25 सीटें मांग रही है। तो
कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में 25 सीटों का दावा मेरे गले नहीं उतर रहा है, क्योंकि कांग्रेस की जो स्थिति उत्तर प्रदेश में है उस हिसाब से उसे 25 तो क्या, अगर 13 सीटें भी मिल जाएं, आधी सीटें मिल जाएं, 12 सीटें मिल जाएं तो भी बड़ी बात होगी। और अगर इस बात पर कांग्रेस ये कहे या कांग्रेस के लोग ये कहें कि साहब हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हम 10-12 सीटें जीत जाएंगे, तो ये मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। कांग्रेस अगर अकेले भी चुनाव लड़ेगी तो मैक्सिमम 2 या 3 सीटों से ज़्यादा वो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें नहीं जीत सकती है। लिहाजा अगर अखिलेश यादव कांग्रेस को 10 या 12 सीटें देते हैं चुनाव लड़ने के लिए सीट शेयरिंग के तहत, तो ये कांग्रेस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। और हो सकता है कि कांग्रेस 10 और 12 सीटों में से कम 8 सीटें जीत भी सकती है, क्योंकि इस स्थिति में जो समाजवादी पार्टी के वोट हैं मुस्लिम और यादव के, वो वोट जो है कांग्रेस को ट्रांसफ़र हो जाएंगे। हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि दलित वोट भी जो है कांग्रेस को मिल जाए। तो इस स्थिति में कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती है और 12 सीटों में या 14 सीटों में वो 6 या 7 सीटें जीत भी सकती है। और निश्चित रूप से जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश से गुजरेगी तो कोई ना कोई माहौल भी तैयार होगा, ऐसा कांग्रेसियों को लगता है। और इसी वजह से जो है कांग्रेस की ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है राहुल गांधी की, उसे जो है 11 दिन तक उत्तर प्रदेश में रखा गया है, फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर मार्च के पहले हफ्ते तक। और उन 11 दिनों में वो टोटल 21 लोकसभा सीटें, जो पिछली 2009 के चुनाव में जब आखिरी बार कांग्रेस चुनाव लड़ी थी उत्तर प्रदेश में अकेले लोकसभा की, तो उसमें उसने जीती थी, तो उन सभी लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। तो एक माहौल बनाने की पूरी कोशिश होगी। और हो सकता है वो माहौल और समाजवादी पार्टी के वोट अगर ट्रांसफ़र हो गए कांग्रेस को, तो कांग्रेस इस बार जो है आधी दर्जन सीटों पर अपनी सफलता का परचम लहरा सकती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी जिद नहीं करना चाहिए कि वो 25 सीटों पर चुनाव लड़े। और मुझे लगता है कि 1 दर्जन सीटें या 14 सीटें, 13 सीटें जो है उसके लिए पर्याप्त है उत्तर प्रदेश में। अभी जो उनकी स्थिति है, संगठन की स्थिति है और उनकी जो राजनीतिक ताकत है, राजनीतिक वजूद है उत्तर प्रदेश में, उसके हिसाब से आगे चल के आप क्या करेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर इस पे बात बन जाती है 13-14 सीटों पे या 1 दर्जन सीटों पे, तो निश्चित रूप से ये भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो हम उम्मीद करते हैं कि सीट शेयरिंग का मुद्दा जो है वो जल्द से जल्द सुलझा लिया जाएगा। और इसके साथ ही जो है क्योंकि कांग्रेस को जो है अब तैयारी भी करनी है भारत न्याय यात्रा की, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो भारत न्याय यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इसमें जो है इनके जो गठबंधन के लोग हैं वो भी शामिल होंगे। चलिए, एक स्टेट छूट गया था बंगाल की, तो बंगाल में भी माना ये जा रहा है कि कांग्रेस को जो है वो 2 सीटें देने को तैयार है ममता बनर्जी, लेकिन कांग्रेस 6 सीटें मांग रही है वहाँ चुनाव लड़ने के लिए। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती हैं ममता दीदी के द्वारा चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस की जो मांग है 6 सीटों की चुनाव लड़ने की, उस पर वो तैयार होती हैं कि नहीं होती हैं। 6 सीटों का मसला घटकर 3 सीटों तक भी आ जाए और 3 सीटों पे अगर कांग्रेस मान जाए तो भी एक बड़ी बात होगी, अच्छी बात होगी, और एक मैसेज जाएगा कि भाई देखिए, इनके बीच में जो है, जो कहा जा रहा है कि सिर फुटबॉल हो रही है या मारामारी हो रही है, और ख़ासकर ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल को लेके हो रही थी। तो अगर इन दोनों के साथ सीट शेयरिंग का मुद्दा अगले 1-2 दिन में डिक्लेयर हो जाता है, ऑफिशियली डिक्लेयर हो जाता है, तो निश्चित रूप से एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ से पब्लिक के लिए। और उस स्थिति में जो है काफ़ी कुछ एक पॉजिटिव संदेश जाएगा और काफ़ी कुछ स्थितियाँ क्लियर हो जाएंगी, और लोगों को कम से कम ये लगेगा कि नहीं भाई, चलिए, देर आयत दुरुस्त आयत। देर तो किया इन्होंने काफ़ी, 3 महीने तक कुछ नहीं किया, लेकिन अब जो ये कसरत हुई है तो चलिए उसका नतीजा कुछ तो ठीक आया है। तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत सहानुभूति पब्लिक की इनको मिल जाए। एक मसला और है, वो है संयोजक का, कन्वीनर का। अब साथ ही साथ हम सुनने में आ रहा है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जा सकता है। तो ये एक अच्छी बात होगी अगर नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाता है। भले ही आप उन्हें प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाएं या किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री का चेहरा न बनाएं, चाहे वो खड़गे हों, चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो कोई भी हो, नीतीश कुमार हों। तो अगर उनको संयोजक बना दिया जाता है, कन्वीनर बना दिया जाता है, तो भी एक पॉजिटिव मैसेज चला जाएगा भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने से पहले कि भाई कम से कम ये एक झंडे के नीचे आ गए हैं और इनका एक फेस सामने आ गया है कि भाई ये फेस है। और नीतीश कुमार को होना भी चाहिए संयोजक, क्योंकि बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार
संतुष्ट नहीं है, नाराज़ चल रहे हैं, खफा चल रहे हैं। न सिर्फ अपनी पार्टी में वो खफा थे, बल्कि वो इंडिया गठबंधन में भी जब जिस तरह से उन्होंने शुरू में मेहनत की, सबको इकट्ठा किया, सबके घर गए, सबसे मिले, सबसे बातचीत की, सबको एक बार सबसे पहले पटना बुलाया, सबको बिठाया अपने साथ, फिर उसके बाद जो मीटिंग हुई बम्बई में, बेंगलोर में, दिल्ली में, तो वहाँ वो गए। तो उनको भी उम्मीद थी कि उन्हें जो है एक बतौर कन्वीनर के तौर पर या कोऑर्डिनेटर के तौर पर प्रोजेक्ट किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बीच में खरगे साहब का नाम उछल गया। तो उसको लेके वो काफ़ी वो थे। उसके बाद उनकी पार्टी में जो कुछ हो रहा था उसको लेके वो काफ़ी वो डिस्टर्ब चल रहे थे, आप कह सकते हैं। नाराज़ तो नहीं, डिस्टर्ब भी कह सकते हैं, नाराज़ भी कह सकते हैं। तो ललन सिंह को फिर उन्होंने अपनी पार्टी की मीटिंग में इस्तीफ़ा दिलाया, खुद पार्टी की अब कमान संभाल ली है। तो यानी अब जेडीयू जो चाहे वो कर सकती है। तो अच्छा होगा कि इंडिया गठबंधन जो है वो नीतीश कुमार को बतौर एक संयोजक के तौर पर प्रोजेक्ट कर दे, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ सरकार चलाने के बावजूद भी जो है उनकी छवि जो है वो एक सेकुलर नेता टाइप की है। और उन्हें बिहार में आपको पता है कि मुस्लिम वोट भी उन्हें मिलते हैं और जो पिछले वोट हैं वो तो उनके साथ इंटैक्ट हैं ही। तो उम्मीद करते हैं हम कि जिस तरह से सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझने की बात सामने आ गई है और ये माना जा रहा है कि इन स्टेट में जहाँ पर सबसे ज़्यादा जिच थी वहाँ पर सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझ गया है इंडिया गठबंधन में। तो जो संयोजक और कन्वीनर बनाने का मुद्दा था ये भी अब सुलझ जाएगा 1-2 दिन में, 2-4 दिन में। और 14 तारीख को जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होगी उस वक्त तक पिक्चर काफ़ी क्लियर हो चुकी होगी हर तरफ से, हर लिहाज से। और फिर उसके बाद एक प्लानिंग करते हुए ये लोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटेंगे और लोकसभा चुनाव में उतरने का मन बनाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।